नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो खबरदार में आज हम सबसे पहले उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को कश्मकश में डाल दिया है, क्योंकि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण पर ऐतिहासिक और असामान्य फैसला लेंगे। इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। यह ऐसा फैसला है जिसमें पहली बार आर्थिक हैसियत को देखकर आरक्षण का अधिकार देने की बात है, जिसके लिए संविधान संशोधन का मन सरकार बना चुकी है और इसका बिल कल यानी कि मंगलवार को संसद में आने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि आज इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब सवाल यह है कि क्या जनरल कोटा वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला 2019 के जनरल इलेक्शन के लिए उनका मास्टर स्ट्रोक सिद्ध होगा, या फिर ऐसे सिक्सर वाला फैसला या फैसले भी और आने बाकी हैं, जिनकी बातें मोदी कैबिनेट के कुछ मंत्री आज के फैसले के बाद लगातार करते हुए दिखाई दिए हैं। तो आज हम मोदी पॉलिटिक्स के इसी असामान्य फैसले का पूरा विश्लेषण करेंगे कि क्या यह आरक्षण पर 56 इंच का राजनीतिक सीना दिखाने की बात है या सिर्फ एक चुनावी स्टंट, जिसका आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है। मतलब ये कि विपक्ष कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक में फंस गया है, इसकी बात हम आगे आपसे जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आरक्षण पर आज की स्थिति हम आपको बता देते हैं, क्योंकि भारत सरकार की नीति के अनुसार अभी की स्थिति यह है कि सरकारी सेवाओं और शिक्षा संस्थानों में यानी सरकारी नौकरियों और कॉलेजेस के एडमिशन्स में कुल सीटों में 15% सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं। 7.5% सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति में आने वाले लोगों के लिए आरक्षित होती हैं। 27% सीटें सिर्फ और सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आने वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। ये कुल मिलाकर 49.5% हो जाता है, जबकि 50.5% सीटों में सभी वर्गों की दावेदारी होती है। लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि प्रस्ताव 10% एक्स्ट्रा आरक्षण उस वर्ग के लोगों के लिए है जिस वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिलता, और जो वर्ग आर्थिक स्थिति में कमजोर हैं। पहली बार इसी आर्थिक स्थिति को देखकर आरक्षण की तय सीमा 50% को बढ़ाकर 60% तक ले जाने वाला ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। 10% आरक्षण अब सामान्य वर्ग और कमजोर और पिछले वर्ग के लोगों को देने का भी प्रस्ताव यहां पर है। तो यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि किस तरह से यह फैसला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह भी जरूरी है कि जनरल कोटा वाले किन लोगों को 10% का आरक्षण मिलेगा, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन है, जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से छोटा फ्लैट है। ये 3 इसकी महत्वपूर्ण शर्तें हैं। ये तीनों शर्तें हमने आपको बताई। इसके अलावा जिन लोगों के पास नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम जमीन है, जिनके पास नोटिफाई एरिया से बाहर 200 गज से कम जमीन है, ये 2 शर्तें और इसमें आप जोड़ लीजिए। तो आज के फैसले के बाद जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, विशेषकर विपक्ष के लिए मुश्किलें इसने खड़ी कर दी हैं। सरकार की तरफ से 56 इंच का सीना कैसे बताया जा रहा है इसे, ये भी बेहद दिलचस्प है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक। सवर्ण को 10% आज आरक्षण देने की बात कैबिनेट ने कही है और दिया जाएगा। इस मैसेज को आप किस तरीके से देखते हो, जबकि 2019 के चुनाव 2019 की बात नहीं है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। किसी ने नहीं दिया, उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। यह काम पहले भी लोगों को करना चाहिए था। किसी को इसकी सुध नहीं रहती थी। वह केवल श्री नरेंद्र मोदी जैसा 56 इंच का सीना उसने करके दिखा दिया है। टीम मोदी इसी बात को कहकर 56 इंच का सीना दिखा रही है कि आरक्षण नीति पर जो पहले कभी नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया, कि नौकरी कॉलेज में अब 10% कोटा उन जनरल वालों का भी होगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। मंगलवार को संसद में बिल आ रहा, क्योंकि संसद के सत्र में इस सत्र में एक ही दिन रह गया और कुछ दिन बजट के होंगे, 4 से 5 दिन रहेंगे, ज़्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में दोनों सदनों के अंदर ये संविधान में संशोधन कैसे पास होगा, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से ही आपको पास कराना होगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई विरोध नहीं करेगा, विपक्षी भी नहीं। मैं इसमें विपक्षी और पक्षी का सवाल नहीं खड़ा होता है,
क्योंकि एक वर्ग के, कमजोर वर्ग के, विपन्न वर्ग के जीवन में उन्नति लाने का प्रश्न है और 10% का आरक्षण देकर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्यों विपक्षी इसका विरोध करेंगे? और अगर विरोध करते हैं तो वो जाने, और हम नहीं उसके बारे में कुछ कह सकते। ये विपक्ष के सामने 2019 की चुनावी पिच पर नरेंद्र मोदी की वो बैटिंग है जिसमें उनके विरोधियों को भी अभी समझ नहीं आ रहा कि वो इस मुद्दे को लेकर मोदी पॉलिटिक्स के सामने क्या लाइन लेंथ रखे। कांग्रेस बतौर विपक्ष साथ देगी या नहीं देगी? भाई विपक्ष और नो विपक्ष की बात नहीं, कांग्रेस और नो कांग्रेस। ये तो सत्र का आखिरी दिन है कल, कांग्रेस कहां से साथ दे देगी? अगर बढ़ाया जाता है सत्र, इस पे लिए ऑर्डिनेंस आएगा। अगर ऑर्डिनेंस आएगा तो शायद, मुझे ऐसा लगता भी, मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई टिप्पणी नहीं। संवेदनशील विषय है, बिना देखे प्रारूप बनी कहूंगी तो कांग्रेस हमेशा से कहती रही कि 10% आरक्षण हो। अब अगर कांग्रेस की मांग मानी गई तो आप समर्थन करेंगे? पहले देखें तो प्रारूप, बिना देखे हवा में तो नहीं कह सकता। यही कांग्रेस की मुश्किल है कि वो इस मुद्दे पर क्या स्टैंड ले, जिसे फैसला और खबर आने के तुरंत बाद के रिएक्शन से समझा जा सकता है। सबसे दिलचस्प तो कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया की प्रतिक्रिया रही। हमारे विचार में, हमारे जो मैनिफेस्टो था उसके हिसाब से जिन जिन वर्ग को आरक्षण उपलब्ध नहीं है संविधान में, उन सभी को इसकी परिधि में रखने का था। उसमें माइनॉरिटीज़ में जैन हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम्स हैं, वो भी हैं जिनको आरक्षण उपलब्ध नहीं है, तो सभी को यूनिवर्सली कवर होना चाहिए था। क्या कांग्रेस पार्टी इसको समर्थन करेगी? नहीं, ये जो हमारे हिसाब से जितना था वो उसमें अंतर है। हमने सभी को, जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, उन्हीं सब को इसमें आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण को कवर करने का रखा था। इस मुद्दे ने सिर्फ कांग्रेस को ही हाँ और ना के बीच में नहीं फंसाया, बीएसपी से भी साफ साफ बोला नहीं जा रहा। जो तिलक तराजू और तलवार वाले पुराने नारों के बाद नए दौर में उस सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता में आई थी, जिसमें वो भी गरीब सवर्णों को आरक्षण की वकालत करने लगे थे। कल सदन में लाएंगे, आप आने तो दीजिए, जरा सा देख तो ले क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तभी तो इसको जवाब दें। संभव है सरकार? भाई आप भी जानते हैं कि संभव नहीं है, ये तो आपको मालूम है कि 50 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% के बियॉन्ड नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए जरा उनका देख तो लें कि कहां से किस तरह का संशोधन ला रहे हैं। जो बीएसपी की बोली है वही उनके नए साथी समाजवादी पार्टी की भी बोली है कि 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता, तो फिर कैसे सरकार ये कर लेगी? ये धोखा देने वाला स्टंट है। अगर ये किया है फैसला तो सबको मूर्ख बनाने की बात जानते हैं। 50% से ज्यादा आरक्षण होने से संवैधानिक संशोधन करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे, कैसे हो जाएगा संविधान में? कहा जा रहा है कल ही आएगा राज्यसभा और लोकसभा। चलिए आने दो यार, कुछ अभी है उसे तो कर नहीं पा रहे। अभी तो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोधी यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टंट है, जो चुनाव को देखकर लाया गया और संसद की ऐसी टाइमिंग से लाया गया कि सिर्फ सुर्खियां बनेंगी, हो हल्ला होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। आपकी प्रतिबद्धता खबर बनाने में है, आपकी प्रतिबद्धता समाज बदलने में नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब सरकार लाएगी तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? किस तरह देखते हैं इसे आप देखिए, आप लोगों ने बाइनरी बना दिया है, सपोर्ट और अपोज। हम बोले ना, हम बात ना करें, हम सरकार को एक्सपोज ना करें। आप सबको साथ देना चाहिए। जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं? क्या ये पुराने जुमलों की तरह एक और तो जुमला नहीं है? पिछले 10-12 दिन से संसद चल रही है, तत्कालीन फैसला तो पहले भी लिया जा सकता था। अब 2 दिन का बचा है संसद का काम, तो 2 दिन में कैसे इम्प्लीमेंट इसका कर पाएंगे? और दूसरी बात कि संविधान में भी कास्ट आधार पर और सोशली बैकवर्ड के आधार पर संविधान ने पैरवी रखी है कि आरक्षण दिया जा सकता है। ये 10% आरक्षण का जो मामला है, कहीं एक लॉलीपॉप साबित हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी है कि संविधान में इसकी ना कोई पैरवी रखी गई है, फिर ये लागू कैसे करेंगे लोगों के लिए? उन्होंने ये भी कहा है कि हम उनका संवैधानिक संशोधन करेंगे, वो हो ही नहीं सकता। यही बातें करीब करीब नरेंद्र मोदी के हर विरोधी कर रहे हैं, लेकिन अगर मसला आगे बढ़ा तो फिर विपक्ष को सीधी बात करनी ही पड़ेगी, जिसमें या तो सपोर्ट करने वाले संकेत मिलेंगे या खुला विरोध होगा। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है। आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने इसलिए किया था कि जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो कायम थी और जिस प्रकार से जो भेदभाव, छुआछूत जो हुआ करता था, जन भागीदारी की जहाँ तक बात थी, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऐसे समाज में बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटीज की, जहाँ एक बराबर के नजरिए से लोगों को एक अधिकार मिले। इसके वजह से ये आरक्षण प्रावधान किया था।
आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण नहीं है। इस मुद्दे पर विरोध या समर्थन में से किसी एक को चुनना ये अपने अपने वोट समीकरण की सुविधा को देखकर ही होगा। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, जिसमें वो अपने लिए चुनावी फायदा तो विरोधियों के लिए नई दुविधा देख रहे हैं। प्रयागराज से आशुतोष, अहमदाबाद से गोपी घांगर और सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सरकार के लिए राह इतनी आसान भी नहीं है जितनी आसान अभी दिखाई दे रही है, और इसकी वजह है क्योंकि 1992 के प्रसिद्ध इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को 50% पर तय कर दिया था। अदालत ने कहा था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर कोई असामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने पहली बार 50% की इस सीमा को बढ़ाकर 60% करने का फैसला किया है, जिसमें पहली बार सामान्य वर्ग को भी आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग उसमें आते हैं उन्हें आरक्षण का संवैधानिक अधिकार देना तय किया गया है। और इसके लिए सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में एक नया प्रावधान जोड़ना होगा, जिस अनुच्छेद 15 और 16 में सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का संवैधानिक अधिकार है। अब इस नए प्रावधान में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी जोड़कर उन्हें आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन इस संवैधानिक संशोधन के लिए सरकार को संसद में बिल लाना होगा, जिसके लिए कल का दिन तय है, कल यानी कि मंगलवार। लेकिन संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए या कराने के लिए दोनों सदनों में कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूर होता है। लेकिन क्या समर्थन है? नहीं। अब विपक्ष में खुलकर विरोध के सुर तो नहीं हैं, लेकिन क्या विपक्ष आसानी से मोदी पॉलिटिक्स को फायदा उठाने देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच कोटा बिल को लेकर सरकार ने संसद का सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया। कल संसद सत्र खत्म होने वाला था, अब 9 जनवरी यानी कि बुधवार तक संसद सत्र चलेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या 2 दिन काफी होंगे उस बिल को पास कराने के लिए, जिसमें 2/3 सदस्यों का समर्थन सरकार को चाहिए, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की बात है। बिल कल लोकसभा में आएगा, फिर अगले दिन राज्यसभा में जाएगा, जो कि एक दिन बढ़ाया गया है। अब कोटा बिल का कुछ भी हो, सरकार को तो यही लगता है कि उसे इससे फायदा मिलना तय है, और अगर फायदा नहीं तो कम से कम उस वोट बैंक को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश सरकार ने जरूर की है, जिस वोट बैंक में नाराजगी दिखाई हमें दी थी 3 राज्यों, और ये तीनों राज्यों के नतीजे आपको पता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तीनों राज्यों में बीजेपी की चुनावी हार का एक फैक्टर भी यही आरक्षण बना था। निर्णय जो है, निर्णय बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक है, ऐतिहासिक निर्णय है, हिस्टोरिकल निर्णय है, क्योंकि बहुत सालों से सवर्ण समाज में से मांग हो रही थी। सभी जातियां ये बोल रही थी कि भाई SC, ST और OBC को आरक्षण मिलता है, लेकिन हमारे समाज में भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की संख्या है, तो ऐसे गरीब लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। पार्टी ने हमेशा मांग की थी कि इनको 15% का आरक्षण मिलना चाहिए, पर मुझे खुशी है कि कम से कम शुरुआत हुई। एक लंबे समय से हम लोग ये मांग करते रहे, एक लंबे समय से हम लोग चाहते हैं कि जो स्वर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं उनको ये आरक्षण का भी उनको लाभ मिले। मुझे खुशी है कि हमारी आज की सरकार ने कम से कम ये फैसला लिया। अब मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए, कम से कम इस फैसले की इसकी शुरुआत हुई है, और जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जो भले स्वर्ण जाति से आते हों, अग्रणी जाति से आते हों, उस वर्ग से आते हों, कम से कम उनको भी उनका हक आज मिला है। टीम मोदी की तरफ से दलित पॉलिटिक्स करने वाले चेहरे तो उस बड़े फैसले के साथ हैं, जिस फैसले पर न सिर्फ विपक्ष को चुनाव से पहले फंसाने का बड़ा दांव पीएम नरेंद्र मोदी ने चला है, बल्कि अपने लिए उस वोट बैंक को भी नए सिरे से साधने की कोशिश की है, जिस वोट बैंक को लेकर वो 3 राज्यों के चुनाव में फंस गए थे। उनके विरोधी यही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से अगड़े और पिछड़ों की राजनीति करने की फिर से शुरुआत हो चुकी है, लोकसभा चुनाव से पहले सवर्णों वोट बैंक जो नाराज थी, खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनावों में, उनको अपनी तरफ खींचने का यह प्रयास है। ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले SC ST एक्ट के खिलाफ जो माहौल बना था, उसने बीजेपी का चुनावी नुकसान जरूर कराया, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग इस बात से नाराज थे कि एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने फैसले को पलट क्यों दिया। MP जैसे राज्य में तो पार्टी बनाकर नाराज लोग चुनाव में उतर गए। शायद आरक्षण का फैसला उसी का डैमेज कंट्रोल है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए आगे आने वाले समय में क्या और नए डिसीजन सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, जो सवर्ण क्लास के लोग हैं? नहीं, अभी तो
जो लिया गया है वो बहुत बड़ा फैसला है। उस बड़े फैसले को कुछ छोटे फैसले दे करके कम करने का काम मत करिए, उसको चलने दीजिए, ताकि अन्य फैसले जो भी सामान्य वर्ग के हित के लिए होंगे उसको समय समय पर करेंगे। 3 जो राज्य हैं, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उसमें हार के बाद क्या इस तरीके का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा रहा है? क्योंकि SC/ST जब एक्ट आप लोग लाए थे तो उस दौरान भी सवर्ण काफी नाराज थे इस बात को लेकर। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन 2019 में देश के विकास के लिए पुनः देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्प है, वो चलेगी। हार जो हो गई है वो अब जीत में बदलेगी। अब उसी हार को टीम मोदी जीत में बदलने के लिए जुट गई है कि 3 राज्यों की तरह ही कहीं उसे 2019 का भी चुनावी नुकसान ना हो और कम से कम उस वर्ग के वोटर को साधा जाए जिसे बीजेपी का कोर वोट बेस भी बताया जाता है। इसीलिए विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये चुनावी स्टंट है। विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं कि आप इसका राजनीतिक फायदा लेंगे 2019 के चुनाव में। विपक्षी दल कह रहे हैं अच्छी बात है, उनका काम ही आरोप लगाना है, लेकिन अगर इस फैसले के कारण एक वर्ग को क्या हो सकती है, इसको कैसे, उसके कारण अगर हमें लाभ होता है तो क्या अर्ज है, खराब क्या है इसमें? बीजेपी के नेता तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा अगर है तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन इसमें सवाल यही कि 10% जनरल कोटा के फैसले के साथ संविधान संशोधन की बात तो सरकार ने कर दी है, जिसमें कैबिनेट से मंजूरी के बाद संसद में प्रस्ताव भी ले आएंगे, लेकिन ये पास कैसे होगा? क्योंकि संविधान संशोधन के लिए तो 2/3 समर्थन चाहिए, जो बिना विपक्ष के समर्थन के मुमकिन नहीं। देखिए, इस तरह का इतना बड़ा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कायदे से इतना जल्दीबाजी में नहीं हो सकता है। अगर आप चाहेंगे ऐसा अमेंडमेंट करें और कोर्ट से अप्रूव हो, क्योंकि तो चैलेंज भी होगा, तो कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन उठेगा कि आपने क्या स्टडी की, सेलेक्ट कमेटी को भेजा कि नहीं भेजा, क्या डिस्कशन किया इसके ऊपर। 2/3 बहुमत से इसको पास होना पड़ेगा। राज्यों की मंजूरी ओनली उस तब होगी अगर ये स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। अगर ये सिर्फ सेंट्रल जॉब्स में अगर बोलेंगे तो फिर राज्यों की मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब्स में कर सकते हैं। लेकिन जो 2/3 है, दोनों उससे पास कराना पड़ेगा। ये दांव तो मोदी पॉलिटिक्स ने चल दिया है, लेकिन इसमें आगे की राह आसान नहीं, क्योंकि विपक्ष भी चाहेगा कि चुनाव से पहले उसके विरोधी को कोई फायदा ना हो, भले ही उस पर इस मुद्दे का समर्थन करने का दबाव हो। सरकार की बात भी अगर खाली जाएगी तो फिर आरोप यही लगेगा कि ये सिर्फ स्टंट ही है, जो बात विपक्ष पहले से ही कह रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और खबरदार में अब उत्तर प्रदेश के खनन घोटाले पर सीबीआई छापे से उठी राजनीति का हम करेंगे विश्लेषण। इस खनन घोटाले ने उत्तर प्रदेश की गठबंधन राजनीति का विश्लेषण करने का मौका दिया। उसका विश्लेषण करें उससे पहले सूत्रों से आज तक को मिली एक जानकारी को भी हम आपसे साझा करना चाहते हैं। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव से सीबीआई जल्द पूछताछ करेगी, और यह पूछताछ इसलिए होगी क्योंकि खनन की लीज देने के जो मामले सवालों में हैं उनमें 14 तब दिए गए थे जब अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री थे। 2012 से 2013 के बीच अखिलेश यादव के पास खनन मंत्रालय का जिम्मा था। सीबीआई 2012 से 2016 के बीच दिए गए खनन की लीज के 22 मामलों की जांच कर रही है। तो मतलब यह हुआ कि अखिलेश यादव सीबीआई के रडार पर उनसे पूछताछ जरूर होगी। यूपी में अखिलेश राज के खनन घोटाले पर सीबीआई रेड का मसला चुनावी गठबंधन की राजनीति से भले जुड़ गया हो, लेकिन कुछ तथ्य अखिलेश यादव को परेशान कर सकते हैं। सीबीआई का दावा है कि अखिलेश यादव ने खनन मंत्रालय का जिम्मा संभालते हुए 14 लीज को हरी झंडी दी थी, जिसमें 13 लीज की हरी झंडी एक ही दिन दी गई। 17 फरवरी 2013 को 13 लीज की मंजूरी देने में ई टेंडरिंग प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। गौरतलब है कि 2012 में ई टेंडरिंग पॉलिसी यूपी में बनाई गई थी और 29 जनवरी 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपनी मोहर लगाई थी, लेकिन इसके 18 दिन बाद ही हमीरपुर में 13 लीज के लिए मंजूरी दे दी गई। उस वक्त हमीरपुर के डीएम आईएएस बी चंद्रकला थी। 14 जून 2013 को अखिलेश यादव के खनन मंत्री रहते एक और लीज को मंजूरी दी गई। अखिलेश राज के दौरान हमीरपुर, देवरिया, शामली, फतेहपुर और सिद्धार्थनगर में खनन की लीज देने पर सवाल उठे हैं।
खनन लीज देने में घोटाले के खिलाफ 7 याचिकाएं दायर हुई थी, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक साथ जोड़ दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर ही सीबीआई इनकी जांच कर रही है। सिर्फ खनन की लीज देने में गड़बड़ी ही नहीं, अखिलेश सरकार इसलिए भी सवालों में है क्योंकि 22 अक्टूबर 2014 को माइनर मिनरल्स रूल्स 1963 में बदलाव हुआ। आरोप है कि ये बदलाव कोर्ट के ई टेंडरिंग के आदेश से बचने के लिए हुआ। उधर आज तक को मिले डॉक्यूमेंट से पता चल रहा है कि यूपी में कोर्ट की रोक के बावजूद अवैध खनन जारी था। यहाँ तक कि इसके लिए 75 लाख रुपयों का चालान भी कटा था। खैर, करीब 2.5 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया था, जिस पर अब जाकर 2 जनवरी को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। लखनऊ से शिवेंद्र के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। तो अखिलेश पर उठ रहे सवालों ने राजनीति को गर्मा दिया है, लेकिन बीते शनिवार सीबीआई छापे के बाद एक और चेहरा जो सुर्खियों में है वो आईएएस ऑफिसर बी चंद्रकला हैं। बी चंद्रकला 2013 में खनन की लीज देने के समय हमीरपुर की डीएम हुआ करती थी। चंद्रकला सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय और मशहूर रहने वाले अधिकारी हैं। खुद के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने वाले युवक को उन्होंने जमकर फटकार लगाई थी और चर्चा में आ गई थी। सीबीआई छापे से पहले वो अपनी ईमानदार छवि के लिए जानी जाती थी। तेलंगाना के करीमनगर की चंद्रकला 2008 के उत्तर प्रदेश कैडर की अधिकारी हैं। बी चंद्रकला की मौजूदा पोस्टिंग दिल्ली में है। खैर, सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के खनन घोटाले पर कार्रवाई की है तो उसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। आज लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने सीबीआई से गठबंधन कर लिया है ताकि विपक्षियों को परेशान कर उन्हें गठबंधन करने से रोके। समाजवादी पार्टी के इस हंगामे में उसे कांग्रेस का भी साथ मिल गया। उस कांग्रेस का साथ जिस पर कोई और नहीं, खुद समाजवादी पार्टी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए नहीं थकती थी, उसी कांग्रेस का आज साथ समाजवादी पार्टी को मिला। 4 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मायावती जी के बीच एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। अध्यक्ष जी, उस मुलाकात के अगले दिन 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर सीबीआई द्वारा एफआईआर की गई और उन एफआईआर को यूं ही नहीं किया गया। वहां पे जो वहां भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों ने बयान देके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पे आरोप लगाए। अध्यक्ष जी, जिस तरह सीबीआई की गिरावट हुई है, अध्यक्ष जी, कोई मामूली घटना नहीं है। सपा बसपा के अध्यक्ष मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जो तोता बन गई है, वो तोता के साथ गठबंधन करती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने साफ तेवर दिखा दिए हैं कि अगर सीबीआई अखिलेश यादव पर हाथ डालती है तो सीधी लड़ाई फिर इधर लड़ी जाएगी। उधर बीजेपी ये कह रही है कि अखिलेश इस मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और अपनी जान अब बचा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के वक्त खनन की लीज देने में घोटाले के मामले ने 2019 की राजनीति को दिलचस्प बना दिया है। जहां सीबीआई के तेवर ऐसे हैं कि वो इस मामले में अखिलेश यादव से पूछताछ कर सकती है, तो इसे लेकर समाजवादी पार्टी ही नहीं, बीएसपी और कांग्रेस भी सीबीआई को सरकारी तोता बताने में लगे हैं। सोमवार को संसद में जब समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया तो एक दिन पहले ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश से फोन पर बात की थी। जिस तरीके से खनन मामले में हुई छापेमारी के बाद अखिलेश यादव से पूछताछ की बात हो रही है, ये बीजेपी का पुराना हथकंडा है जो वह अपने विरोधियों के खिलाफ आजमाती रहती है। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अखिलेश से सीबीआई पूछताछ करे इसकी मांग करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी।
ये सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर आज पूरे देश में नकारी जा रही है, निराश हो गई है, उनको जमानत बचाने की अब गुंजाइश नहीं लग रही है उत्तर प्रदेश में, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप सीबीआई से गठबंधन कर लो। अरे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन करो, आप तो सीबीआई से गठबंधन करके और उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो दुरुपयोग करना चाहते हो, तो ऐसे ही सीबीआई को इतना बदनाम कर दिया गया इस देश में और इन्हीं लोगों ने कराया है। तो अब कम से कम उनकी कुछ तो साख बनी रहने दो। इस मसले पर कांग्रेस भी एसपी बीएसपी के सुर में बात कर रही है। अब ये बात और है कि खुद अखिलेश ने रविवार को ही कहा था कि कांग्रेस ने भी अपने वक्त में सीबीआई का दुरुपयोग किया। इन्होंने सीबीआई द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा, ईडीआई के द्वारा, एनआईए के द्वारा डराने धमकाने का पूरा प्रयास किया। तो पौने 5 साल ये सरकार कहां बैठी थी? पौने 5 साल इनको अखिलेश यादव की अगर कोई करप्शन हुई वो नजर नहीं आई, लेकिन इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में वो गठजोड़ गठबंधन करके भारतीय जनता की पराजय का कारण न बने, इसलिए उनको इलेक्शन के वजह में वक्त डराओ धमकाओ ताकि वो अलायंस न करें। सीबीआई के एक्शन को अगर विपक्ष यूपी में एसपी बीएसपी को डराने वाला कदम बता रहा है, तो जवाब में बीजेपी कह रही है कि चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। बुआ और बबुआ की पार्टी के बड़े नेता एक दूसरे के पक्ष में उतर आए हैं। सीबीआई ने अखिलेश जी का नाम नहीं लिया। कुछ अखबारों की सुर्खियों में ये निकला कि अखिलेश जी के ऊपर भी गाज गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उससे सपा और बसपा के लोग इतना घबरा गए कि मायावती जी ने अखिलेश जी को फोन भी कर दिया है। सीबीआई ने शनिवार को 14 ठिकानों पर छापे मारे थे। सीबीआई के एफआईआर में आईएएस बी चंद्रकला, एसपी एमएलसी रमेश कुमार मिश्रा, बीएसपी के टिकट पर 2017 का उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने वाले संजय दीक्षित के नाम है। सीबीआई ने एफआईआर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में खनन घोटाले के सिलसिले में सभी मंत्रियों की जांच की जाएगी। यानी घोटाले के वक्त खुद खनन मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे भीतर रहकर भी लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष के सुर में बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी सीबीआई रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। देखिए 2.5 साल हो गया कोर्ट का आदेश हुए ना। 2.5 साल सीबीआई क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता बताया था। तो जो केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उसके इशारे पर सीबीआई काम करती है। उस इशारे पर जो बयानबाजी आ रही है ये पॉलिटिकल मामला है और कुछ है नहीं। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर उठे सवालों से बीजेपी को सीधा चुनावी फायदा हुआ था। 2019 की लड़ाई में खनन घोटाला कितना असर डालेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन विपक्ष ने इसे सीबीआई के दुरुपयोग की रणनीति के तौर पर उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज, जितेंद्र बहादुर और लखनऊ से नीलांशु के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के गठबंधन पर सीबीआई रेड का साया है, तो बिहार में विपक्ष के महागठबंधन की तैयारी पक्की है। आज बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने एक साथ माछ भात खाया। माछ भात की पॉलिटिक्स ये संदेश देने के लिए है कि एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट है। माछ भात पर जुटने के पीछे ये रणनीति भी हो सकती है कि सीटों के बंटवारे से पहले कैसे एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़े। और तलब है कि बिहार में एनडीए पहले ही सीटों का बंटवारा कर चुका है, लेकिन विपक्ष ने कई दलों के होने की वजह से ये काम थोड़ा मुश्किल था, जो अभी नहीं हो पाया है। माछ भात जैसी रणनीति से बिहार में महागठबंधन को मजबूत करने की तैयारी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसे भाव देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। उधर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का यह दावा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन बोलेगा, महागठबंधन की हवा चलेगी। महागठबंधन जीतेगी
और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो बिहार की जनता कह रही है। बिहार की जनता चाहती है महागठबंधन जीतेगी और पूरी तरीके से एनडीए का जो है, और ख़ास तौर पे नीतीश जी का जो आने वाला जो चुनाव का परिणाम होने जा रहा है, नीतीश जी को खुद ब खुद संन्यास लेने पे मजबूर कर दीजिए। नीतीश कुमार ने आज कहा महागठबंधन में कोई दम नहीं है, सड़क पर चलने वाले नेताओं का जमावड़ा है ये। भाषा इतना गिर गया है, कभी नीच कहते हैं नीतीश जी किसी को, कभी सड़क छाप कहते हैं। उन्हीं सड़क छापों के मदद से वो कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसी भाषा तो अपने प्रवक्ताओं को सिखाना, किसी को क्या बुलवाना, तो पूरा कॉपी पेस्ट नीतीश कुमार जी के यहाँ से एडिट होकर के जाता है। ये जो सीएम आवास जो है, एक अन्य मार्ग, वो सीएम आवास नहीं रह गया, बल्कि नीतीश कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ अब्यूज एंड एक्सक्यूज हो गया है। ये सब तो शुरू से अटेम्प्ट लोग ले रहे हैं, कहाँ उनको मिलता है? कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जातीय समीकरण और ये करके जैसा वो समझते हैं कि ये जात का समीकरण बन गया, उसमें कुछ दम नहीं रहता है। काम हो रहा है, बिहार की जनता काम के आधार पर वोट करेगी। ये सब कोई कॉन्फिडेंस का चीज है, ये तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। शुरू से लोगों को लगता था कि आरजेडी में दम है और थोड़ा बहुत जो कमी है वो कांग्रेस के साथ हो गया। अब इसके बाद रोज खोज रहा है, इसका मतलब है दम नहीं है तभी ना। अगर दम रहता तो काहे के लिए किसी तरह से लोग सोचता? दम नहीं है इसलिए देख रहे हैं, आज ये है कल वो है। ठीक ही है, सबको अपना अपना अधिकार है, कोई जैसा भी करे, लेकिन इतना जान लीजिए बिहार के लोग काम पर ही वोट देंगे। महाराष्ट्र में अब लगभग ये तय हो गया है कि बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग हो जाएंगे। मोदी सरकार पर शिवसेना के लगातार हमलों के बाद पहली बार बीजेपी ने भी साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर गठबंधन नहीं होता तो पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और शिवसेना की दरार इतनी बढ़ गई है कि अब मेलजोल का रास्ता नहीं दिखाई देता। उद्धव ठाकरे जब खुलेआम राहुल गांधी की तरह कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, तो लग रहा है कि बीजेपी ने अब और बर्दाश्त नहीं करने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र के लातूर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बंद दरवाजे के भीतर हुई मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं को शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हम सुनिश्चित करेंगे उनकी जीत हो, अगर नहीं आते हैं तो उन्हें करारी मार पड़ेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अमित शाह का ये बयान है। इससे ठीक पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी पार्टी के लिए महाराष्ट्र के 48 में से 40 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट सेट कर दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने लातूर में हुई रैली में कहा था, गठबंधन होने में समय लगता है, पर हमें सभी 48 सीटों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर गठबंधन होता है तो हमारी तैयारी से हमारे सहयोगियों को फायदा मिलेगा, अगर नहीं तो हम सभी 48 सीटों पर लड़ेंगे और 40 सीटें जीतेंगे। बीजेपी पहली बार शिवसेना से गठबंधन पर ऐसे तेवर दिखा रही है, लेकिन शिवसेना तो जैसे इस मौके का इंतजार ही कर रही थी। देखिए, बीजेपी की बात क्या है, मन तो हमने बनाया था। आप हमारे पीछे 2-3 साल से पड़ रहे हो ना, रोड रोमियो की तरह। लेकिन यूपी में एक कानून बना है रोड रोमियो के खिलाफ, आपकी सरकार ने बनाया, आपको पता होगा, स्टॉकिंग के खिलाफ। स्टॉकिंग है हमारे पीछे पीछे घूमना। हाँ, और हम आपकी तरफ देखते भी नहीं, आपको मालूम है ना, रौंद के क्या पटक देंगे। हालांकि बीजेपी को राहत रामदास अठावले के स्टैंड से मिल सकती है, जो उनके साथी बने हुए हैं। मुझे लगता है भाई अमित शाह जी ने महाराष्ट्र में लातूर में आकर उन्होंने बताया कि भाई शिवसेना बार बार धमकी दे रही है, शिवसेना बार बार बोल रही है हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो अगर शिवसेना धमकी दे रही है, इसीलिए उन्होंने अमित शाह जी ने लातूर में बताया कि हमें मतलब अलग लड़ने का विचार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी अगर अलग लड़ती है तो वो अकेली तो नहीं रहेगी, उनके साथ रिपब्लिकन पार्टी भी रहेगी, आरपीआई भी उनके साथ रहेगी।
वैसे तो 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी शिवसेना का अलग होना दोनों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन लगता है कि अब मनभेद चुनावी सच्चाई पर भारी हो गया है। शिवसेना और भाजपा अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान दोनों का है, लेकिन शिवसेना इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि नुकसान ज्यादा बीजेपी का है, क्योंकि 2019 के चुनाव मोदी और अमित शाह के लिए काफी अहम है और इसलिए शिवसेना लगातार दबाव बना रही है। लेकिन शिवसेना के इस दबाव तंत्र को इस तरह से ललकारना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा ना पड़ जाए। कैमरामैन महेश मोरे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। आज ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन से एक बहुत अच्छी खबर आई और उसकी बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत के लिए गर्व करने वाली बात है, क्योंकि 71 साल में पहली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत ली है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपने लिए सबसे बड़ा इसे गर्व बताया तो टीम इंडिया की कोच रवि शास्त्री ने जीत को 1983 के वर्ल्ड कप से भी बड़ी जीत कह दिया। आज पूरे देश ने कोहली और उनकी टीम को बधाई दी, क्योंकि जो कभी नहीं हो सका वो कमाल कोहली की टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर दिया। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।